हेलो एंड मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नया वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने सेल साइकिल के ही नेक्स्ट स्टेप की, जिसको कि हम लोग कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन को बढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं कि अभी लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने देखा कि सेल साइकिल में दो स्टेज होती हैं। एक होती है इंटरफेज, जहाँ पे सेल हमारी डिवीजन के लिए तैयार की जाती है, और दूसरी होती है हमारी एम फेज, जहां पे हमारी सेल डिवाइड करी जाती है। मतलब वो सारे स्टेप्स जो भी सेल डिवीजन के लिए इसेंशियल हैं वो सारे के सारे एम फेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेल को डिवाइड करना है, ऐसा करने के लिए उसको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं आपके इंटरफेज में। तो इंटरफेज के बारे में मैंने आपसे बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने एम फेज की। इंटरफेज में हम लोगों ने तीन फेजेस के बारे में देखा था, G1 देखा था, S देखा था और G2 देखा था। इस फेज के अंदर हम लोग बात करेंगे एम फेज के बारे में, जो कि आपके G2 फेज के बाद आता है। जब इंटरफेज में सारी की सारी प्रोसेसेस नॉर्मल होती हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं, या सारी की सारी फंक्शंस अगर सेल हमारी नॉर्मल परफॉर्म करती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी सेल को लेकर के जाते हैं कहाँ पे, मेम फेज में, या जिसको कि हम लोग जनरली माइटोटिक फेज भी कहते हैं। जनरली एम फेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एम फेज के अंदर हम लोग दो तरह का डिवीजन देखते हैं। या तो कोई सेल माइटोसिस डिवीजन करेगी, या तो वो सेल मियोसिस डिवीजन करेगी। मतलब डिवीजन दो ही तरह का होने वाला है, एक तो या तो माइटोसिस होगा या तो फिर मियोसिस होगा। बट व्हाट हैपन इन माइटोसिस एंड व्हाट हैपन इन मियोसिस। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवरऑल माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग चार स्टेजेस पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट उसको पढ़ने के पहले हम आपसे कुछ माइटोसिस के बारे में बात करना चाहेंगे। माइटोसिस डिवीजन दरअसल एक ऐसा डिवीजन होता है जहां पे सेल का अगर क्रोमोसोम नंबर 23 है, तो जो भी डॉटर सेल बनेगी उसके अंदर भी 23 ही रहेगा। अगर सेल का क्रोमोसोम 46 है सेल के पास में, तो जो नई सेल बनेगी वो भी 46 ही रहेंगी। भले वो पेयर में रहें, बट दे आर द 23 इन पेयर, इट मीन्स 46 ही रहने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि माइटोसिस डिवीजन में जब कोई भी सेल अपने जैसी एक नई सेल बनाती है, दे आर द सेम कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो उसके पेरेंट में होगा वही उसके डॉटर में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे हाथ में हमको चोट लग जाती है, तो जो भी नई सेल डिवाइड करके बनती है वो स्किन सेल ही रहती हैं, वो हमारी स्किन ही बनाती हैं, और उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जेनेटिक मटेरियल एकदम से सेम होता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लीजिए, अगर मान लीजिए कोई सेल 2n है और वो डिवाइड करके एक नई सेल बना रही है, तो बनने वाली सेल भी 2n रहेगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक बात बताइए कि जब वो डिवाइड करके बनी तो उसके अंदर तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अभी वो एक सेल से दो सेल बन गई है। तो बेटा इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज में एक साइकिल चलती है जिसे हम लोग एस फेज कहते हैं। एस फेज के अंदर हमारा जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है, और डीएनए के डबल होने से हमारे क्रोमैटिड्स डबल हो जाते हैं, और वही क्रोमैटिड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस समय सेल डिवाइड करने के लिए पहले तैयार होती है, उस समय उस सेल के अंदर क्रोमोसोम का मटेरियल या डीएनए का मटेरियल बढ़ जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर आपको हमेशा सेम ही रखना है। ये बात मैंने आपको बता दी थी। तो इसीलिए माइटोसिस डिवीजन में जो नई सेल बनती हैं, अगर एक सेल n है तो दूसरी भी सेल अगर n है, बनने वाली सेल भी n है, या फिर अगर कोई सेल 2n है और दूसरी बनने वाली भी सेल 2n है, तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग जनरली माइटोसिस डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। इक्वेशनल डिवीजन जब भी कोई सेल करती है, जब भी कोई सेल अपनी जैसे एक नई सेल बनाती है, तो उसके अंदर आपको कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलती है। इट मींस उसमें आपको अलग अलग न्यूक्लियस दोनों सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, बट इसको हम आगे की लाइन में क्लियर कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस फेज के बारे में। माइटोसिस में तो आपने जान लिया कि जो भी सेल नई बनने वाली है, दे हैव सेम कॉन्स्टिट्यूट रहेगा, उसके मटेरियल और उसके पेरेंट के मटेरियल दोनों सेम टू सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। इनमें चार फेजेस आते हैं, नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, और उसके बाद टीलोफेज, और लास्ट में आपका आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोफेज की। तो सबसे पहले प्रोफेज में हम बात करते हैं। देखिए, जब हमारा जो सेल है, जब वो इंटरफेज से होकर के आता है,
तो उसका जो डीएनए होता है वो बिल्कुल ओपन होता है, मतलब क्रोमोसोम बिल्कुल ओपन होता है, डीएनए बिल्कुल थ्रेड के फॉर्म में फैला हुआ होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पूरा फैला हुआ होता है, मतलब बिल्कुल कंडेंस नहीं होता। जैसे मैंने कहा था ना कि डीएनए फैला हुआ होता है और क्रोमोसोम कंडेंस होता है। तो जिस समय फेज में, जब हम लोग इंटरफेज में होते हैं, उस समय एस फेज के बाद डीएनए बिल्कुल फैला हुआ होता है, उसमें क्रोमोसोम का कोई शेप साइज नहीं होता। लेकिन जैसे ही सेल प्रोफेज के अंदर एंटर करती है, एम फेज के प्रोफेज फेज में एंटर करती है, वैसे ही सेल के अंदर का जो डीएनए है उनमें कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, वो क्रोमोसोम का फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उसके चारों तरफ, वो धीरे धीरे डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये एक पहला आइडेंटिफिकेशन है प्रोफेज का। अगर तुमसे कोई पूछता है तुम इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होगा, माइटोटिक डिवीजन के लिए क्रोमोसोम बिल्कुल तैयार होगा, और वहां पे आपको जनरली जो क्रोमोसोम पहले जो एक क्रोमैटिड दिख रहा था, अब वहां पे आपको दो क्रोमैटिड देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, पहले हमें एक क्रोमैटिड दिख रहा था, अब वहां पे दो क्रोमैटिड हो गए। दो क्रोमैटिड इसलिए हो गए क्योंकि क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट बढ़ गया एस फेज में। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, जिससे कि क्रोमैटिड के नंबर बढ़ गए लेकिन क्रोमोसोम सेम रहे। कैसे पता लगाएंगे? जितने क्रोमैटिड होंगे, पहले भी क्रोमैटिड एक था तब भी सेंट्रोमियर कितने थे? एक ही थे। लेकिन जैसे ही क्रोमैटिड दो हो गए तो भी सेंट्रोमियर कितने हैं? एक ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो डीएनए फैला हुआ था वो किस फॉर्म में कलेक्ट हो गया? क्रोमोसोम के फॉर्म में बिल्कुल आकर के इकट्ठा हो जाता है। किसमें? प्रोफेज के खत्म होते होते। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वहां पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब इंटरफेज की एस फेज चलती है तो उस समय डीएनए के साथ में एक चीज और डबल होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो डबल हुआ रहता है, अब वो हमारे सेल के अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पहुंच जाता है अपोजिट पोल की तरफ सेल के, और उससे निकलने शुरू हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, या फिर जिन्हें हम एस्टर्स भी कहते हैं। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल निकलने शुरू हो जाते हैं तो वही माइक्रोट्यूब्यूल आगे जा करके एम फेज के मेटाफेज के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसके बारे में हम अब आपसे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या जाना? डीएनए जो फैला हुआ था प्रोफेज में, उसका कंडेंसेशन हो गया, डीएनए ने क्रोमोसोम का फॉर्म ले लिया। पहले डीएनए का जो क्रोमोसोम था वो था तो 4 ही मान लेते एग्जाम्पल, तो भाई 4 क्रोमोसोम है, तो उसके पास कितने क्रोमैटिड थे? 4 क्रोमैटिड थे। लेकिन 4 क्रोमैटिड थे और क्रोमोसोम कितने थे? 4 ही थे। लेकिन जब हमारी सेल में जब दोबारा से एस फेज खत्म हो गई, नई सेल जो मतलब पुरानी सेल जो थी इसमें जब एस फेज खत्म हो गई तो जो उसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है उससे क्रोमैटिड तो 8 हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। मतलब अब हर एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड रहेंगे? 2 क्रोमैटिड रहेंगे। दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अगला जो स्टेप आता है वो आता है आपका एम फेज। लेकिन जाते जाते मैं आपको और बात बताता चलूं कि प्रोफेज के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल दिखने बंद हो जाते हैं प्रोफेज के खत्म होते थे। पहले तो न्यूक्लियर इन्वेलप जाता है, लेकिन धीरे धीरे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप धीरे धीरे डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद में पूरी तरह से न्यूक्लियस जो आपका जो ये था, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अब आपकी जो सेल डिवीजन है वो दूसरे फेज में एंटर करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में आते ही कहा जाता है कि मेटाफेज में जो हमारा डीएनए या जो हमारी सेल होती है उसमें क्रोमोसोम बहुत इजीली विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम एक साथ मिल करके एक इक्वेटर में आ जाते हैं, बिल्कुल लेवल में आ जाते हैं, बिल्कुल सेल के बीचों बीच एकदम इक्वेटर पे आ जाएंगे। सारे के सारे क्रोमोसोम आकर के एक लाइन में लग जाएंगे और उन क्रोमोसोम पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। जहां सेंट्रोमियर होता है उसके दोनों साइड, सेंट्रोमियर के ऊपर और सेंट्रोमियर के नीचे दोनों साइड में एक प्रोटीन जिसको काइनेसिन कहते हैं, वो प्रोटीन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर मदद करता है किससे? जो सेंट्रोसोम से आने वाला स्पिंडल फाइबर, जो सेंट्रोसोम से आने वाला स्पिंडल फाइबर है, वो स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल जाके किससे कनेक्ट हो जाता है? हमारे काइनेटोकोर से कनेक्ट हो जाता है, दोनों तरफ, दोनों पोल के। जैसे मान लीजिए ये 2 क्रोमोसोम है,
इधर से एक आएगा स्पिंडल फाइबर और इधर से एक आएगा स्पिंडल फाइबर, दोनों आकर के काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है तो एक इधर से और एक इधर से, अब दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आए और बिल्कुल क्रोमोसोम से लिंक हो गए। जैसे मान लीजिए बीच वाली उंगलियां क्रोमोसोम है और मेरे हाथ क्या है, स्पिंडल फाइबर है। अब ये स्पिंडल फाइबर ये बिल्कुल क्रोमोसोम से सारे काइनेटोकोर के थ्रू जुड़ गए, ठीक है। अब इतनी काम जो देखने को आपको मिलती है, ये फेज कहलाती है मेटा फेज, जहां पे सारे के सारे क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं किससे, सेंट्रोसोम से, जो माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, वो जो काइनेटोकोर से आके बाइंड हो जाते हैं। तो इस फेज को हम लोग कहते हैं मेटा फेज। इस फेज में सेल बहुत अच्छी तरह विजिबल होती है, तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखना है। अब जब स्पिंडल फाइबर आकर के दोनों तरफ से बाइंड कर गए, नेक्स्ट स्टेप आती है जिसको हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज बहुत कमाल की प्रोसेस है और इसी फेज में अब धीरे धीरे सेल इलोंगेट होगी, क्योंकि दोनों पोल पे मौजूद जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल हैं वो अपने अपने स्पिंडल फाइबर को अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू करेंगे। देखिए पहले ऐसे थे, अब ये खींचना शुरू कर रहे हैं, और जब ये दोनों स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींचेंगे तो एक काइनेटोकोर जो है वो आधा क्रोमैटिड लेके वो चला जाएगा और आधा क्रोमैटिड लेके ये चला जाएगा, और दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमैटिड या क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझिए, आधा क्रोमैटिड इधर गया और आधा क्रोमैटिड इधर गया, तो दोनों सेल आइडेंटिकल होंगी क्योंकि दोनों एक ही तरह के डीएनए से तो बनी थी, है ना भाई। जो एस फेज में जो बना था वो पुराने क्रोमोसोम से ही बना था, तो चाहे इधर कोई जाए चाहे कोई इधर जाए, दोनों में मटेरियल क्या है, सेम टू सेम ही रहने वाला है। तो जो नई सेल बनी, आधा क्रोमोसोम उसमें चला गया और आधा क्रोमैटिड इसमें आ गया। तो इस तरीके से एनाफेज के अंदर सेल जो है अपने अपने स्पिंडल फाइबर लेकर के अलग अलग पोल पे जाकर के कलेक्ट हो जाती है। ये होता है एनाफेज के अंदर, जहां सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर जो होते हैं वो 20 से स्प्लिट होते हैं, कट जाते हैं, आधा सेंट्रोमियर इधर आधा सेंट्रोमियर इधर चला जाता है, और क्रोमैटिड जो होते हैं वो अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है टीलोफेज। टीलोफेज इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि आप धीरे धीरे टीलोफेज के आते ही जो स्पिंडल फाइबर हैं वो धीरे धीरे जो क्लस्टर के फॉर्म में वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू होते हैं, और जो आपका क्रोमैटिड गया हुआ था, जो क्रोमोसोम बन गया है, अब वो अपने अपने पोल पे जाकर के स्थिर होकर बैठ जाते, कहते भैया हमारा काम जो है वो खत्म हो चुका है, हमने अपना काम कर दिया है, और वो जाकर के अपने जगह पे बैठ जाते हैं जहां पे धीरे धीरे न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाता है। और जब वो न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है तो उस समय हम उसको जो है उसके बनने के साथ में वहां पे न्यूक्लियोलस भी बनना शुरू होने लगता है। मतलब धीरे धीरे सारे सेल ऑर्गेनेल जो गायब हो रहते हैं वो टीलोफेज में वापस आने लगते हैं। लेकिन वापस तो आते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि दो सेल बन गई हैं अब तो, एक पोल पे है और दूसरी एक पोल पे है। अब अगर यहीं पे इसी टीलोफेज के अंदर ये बिल्कुल इसी तरह पड़े रहे, एक न्यूक्लियस वो उस पोल पे और एक न्यूक्लियस इस पोल पे, उनके बीच में कोई डिवीजन नहीं हो, मतलब अगर उनके बीच में साइटोकाइनेसिस ना हो, सेल अलग ही ना हो, एक ही सेल में दोनों न्यूक्लियस अगर पड़े रहेंगे तो हम इन्हें मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अब इसके बाद सेल जो है करती है साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपके सेल हैं उनमें एक फुरो बनना शुरू हो जाता है, मतलब बीच में क्लीवेज बनना शुरू हो जाता है कि कहां से सेल आधे से डिवाइड करेगी। और जैसे ही वो फुरो बनना शुरू होता है, वहां जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो फुरो बनता है और इस तरीके से वहां से सेल अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन इन द प्लांट सेल्स के अंदर तो मैंने बताया आपको कि वहां पे सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल वॉल प्लेट के कारण, वहां पे वॉल प्लेट होती है, उसके कारण प्लांट सेल्स के अंदर हमको देखने को मिलता है, जिसे हम लोग जनरली सेल प्लेट के भी नाम से जानते हैं। अगर किसी भी चीज में साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, मतलब उसका अलग से सेल नहीं बना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसी सेल मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोकोनट में। जिस पानी को हम पीते हैं दरअसल वो मल्टी न्यूक्लिएट है, वो फ्री न्यूक्लियर है, उसमें न्यूक्लियस बिल्कुल क्या है? फ्री है, उसमें कोई भी सेल फॉर्म अभी नहीं। लेकिन जैसे सेल फॉर्म होती जाती है वो व्हाइट कलर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं।
दैट इज एन एंडोस्पर्म जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको 12th क्लास में डिटेल में बताऊंगा। तो साइटोकाइनेसिस में ये मैकेनिज्म हुआ जहां पे आपकी जो साइटोप्लाज्म थी वो इक्वल सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहले एक ही साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस थे टीलोफेज में, लेकिन अब क्लीवेज होने के कारण, बीच में फुरो बनने के कारण दोनों सेल अपने अपने साइटोप्लाज्म को लेकर अलग हो गए। उनका अपना गोल्गी बॉडी, उनका अपना राइबोसोम, सब कुछ उनका अपना अपना हो गया और इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होते ही हमारी माइटोसिस फेज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ माइटोसिस? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। क्यों? रीजन समझिए। देखिए, हर एक चीज की जो एक फायदेमंद चीज है उसका अपना कुछ ड्रॉबैक भी है। माइटोसिस का भी अपना कुछ ड्रॉबैक है, क्योंकि एक ड्रॉबैक तो यही है कि माइटोसिस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। उससे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन सकते हैं, लेकिन हम उससे हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जो क्रोमो वही बन सकते हैं। अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड कभी भी हम उससे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड नहीं बना सकते हैं। तो ये उसकी एक रेस्ट्रिक्शन है। बट सम प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें, जैसे कुछ में तो भाई हर कोई गैमेट प्रोड्यूस करता ही है, और गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए हम माइटोसिस उसमें कुछ नहीं कर सकती। वो काम कौन करेगा? मियोसिस ही करेगा। माइटोसिस का रोल होता है, बट फाइनल टचअप उसको मियोसिस देता है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, जहां पे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है माइटोसिस डिवीजन से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात बहुत अच्छी तरह। हनी बी को आप देखिए, हनी बी में एक इंसेक्ट होता है, हनी बी एक इंसेक्ट ही है, एक होता है ड्रोन। हनी बी कई टाइप का होता है, उसमें एक होता है ड्रोन। क्या होता है? ड्रोन। ड्रोन जो होता है उसके अंदर ओनली 16 क्रोमोसोम होते हैं, वो भी हैप्लॉइड होते हैं। जनरली डिप्लॉयड होते तो हम क्या बोलते? 32 ना, 16 पेयर, लेकिन उनमें 16 पेयर नहीं होते, उसमें टोटल 16 ही होते हैं, और वो भी पेयर में नहीं होते हैं। मतलब उससे ड्रोन के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम है वो पेयर में नहीं है। अब बोलोगे सर पेयर में नहीं है तो फिर स्पर्म कैसे बनाएगा, वो गैमेट्स कैसे बनाएगा? यही तो बात है, हम पेयर में हैं इसलिए हमने मियोसिस करके अपने गैमेट्स बना लिए, लेकिन वो पेयर में नहीं है, वो हैप्लॉइड है। लेकिन उसमें जो गैमेट बनता है वो माइटोसिस से बनता है, ना कि मियोसिस से बनता है। इसीलिए कुछ इंसेक्ट के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो मैंने आपको कुछ इंसेक्ट के बारे में बता दिया। बहुत सारे ऐसे हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हमें यही चीज देखने को मिलती है। सम एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको इंसेक्ट का बता ही दिया, जो आप लोग क्लास 12th में जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। नो डाउट जो ग्रोथ होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो याद रखना कि मियोसिस की एक लिमिटेशन है। 2 सेल है, 2 से 4 बन सकती ज्यादा, 8 बन सकती ज्यादा, 8, 1 से 4, 1 से 4, बट माइटोसिस की नहीं भाई साहब। माइटोसिस क्यों नहीं? क्यों माइटोसिस से ज्यादा ग्रोथ होती? क्योंकि माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कभी घटेगा ही नहीं, जेनेटिक कंटेंट कभी घटेगा ही नहीं। अगर जेनेटिक कंटेंट कभी घटेगा नहीं तो जो भी नई सेल बनेंगी उसके अंदर जेनेटिक कंटेंट हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सिचुएशन में वो सेल लगातार डिवाइड करती चली जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी सेल के अंदर 2n था, उसके अंदर मियोसिस हो गया, वो n हो गया। अब n का हाफ तो कभी हो ही नहीं सकता, मियोसिस आगे बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन माइटोसिस आगे बढ़ती चली जाएगी क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ बनते रहते हैं। तो एक तो ये हो गया इसका अच्छी बात। दोबारा बात की, चूंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सेम नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल बन रहे हैं, कोई अंतर नहीं आ रहा, जिससे इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हमेशा बना रहता है। सेल रिपेयर जल्दी करती हैं, और हमारी बॉडी में कई बॉडी पार्ट्स ऐसी होती हैं जो लगातार मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, बनती रहती हैं। जैसे हमारा ब्लड सेल हो गया, हमारी गट की लाइनिंग हो गई, ये रोज मर रही हैं, लेकिन माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये रोज बन भी रही हैं। याद रखिएगा इस चीज को कि माइटोसिस डिवीजन जहां पे भी ग्रोथ आए, जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस डिवीजन आए, वहां पे माइटोसिस डिवीजन ही काम देती है, वहां मियोसिस डिवीजन में नहीं काम देगी, क्योंकि उसकी अपनी एक रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको माइटोसिस डिवीजन समझ में आया होगा। माइटोसिस डिवीजन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही शॉर्ट कंटेंट, बढ़िया कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर करिए। बहुत अंडररेटेड चैनल है, ज्यादातर मैंने इसके बारे में लोगों को नहीं बताया। आप क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, कुछ हमको सुझाव भी दे सकते हैं। साथ में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैंने ऐसे ही टॉपिक और बहुत ही कमाल के डायग्राम के साथ में एक बुक तैयार की हुई है जो आप सभी के लिए काफी कमाल की होने वाली है। उस बुक का नाम है हैंडबुक नीट बायोलॉजी, या नीट बायोलॉजी विधान हैंडबुक बायोलॉजी है उसका नाम। ये 2 पार्ट में अवेलेबल है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
उसको परचेस कर सकते हैं आप मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। तो परचेस करिए, बुक अच्छी है, 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसके अंदर, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, पॉइंट वाइज है, कलर डायग्राम है। तो जरूर जाइए खरीदिए। और अगर आप मेरे थ्रू मंगाना चाहते हैं, डिलीवरी चार्ज बचाना चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9794572500 पे। तब तक के लिए इतना ही, चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने अगले वीडियो में मैं बात करूंगा म्योसिस डिवीजन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।